हेलो दोस्तों, आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़ का ऑडियो रिवीजन करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़ में हमको ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़ इस वाले चैप्टर में हम ये सीखते हैं कि हमने किसी भी लॉ को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से समझना है। तो सबसे पहले स्टैचू क्या होता है। स्टैचू मतलब कि जितने भी लॉज हैं सारे वो स्टैचू के अंदर आते हैं। तो स्टैचू हमारा बड़ा होता है, लॉ उससे एक्ट उससे छोटा होता है। जितने भी सारे जो स्टैचू है ना उसके अंदर सारे एक्ट आते हैं, तो फिर हमारा स्टैचू बड़ा हो गया। तो इतने प्रकार के हमारे स्टैचू आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग केसेस। इतने प्रकार के हमारे स्टैचूज़ होते हैं। तो हम बारी बारी करके सारे स्टैचूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस सबसे पहला है कोडिफाइंग। कोडिफाइंग का मतलब ये होता है जब हमने किसी अनरिटन लॉ पे, जो कि अनरिटन लॉ है, उस पर हमने लॉ बना दिया। व्हेन दे कोडिफाई, उसको हमने कोडिफाई कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोडिफाइंग। डिक्लेरेटरी मतलब होता है व्हेन दे डू नॉट प्रोफेस टू मेक एनी अल्टरेशन एग्जिस्टिंग लॉ बट मेनली डिक्लेयर और एक्सप्लेन व्हाट इट इज़। मतलब इसमें ये बताया हुआ है कि हम किसी भी लॉ को अल्टर नहीं करते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ को, बट हम क्या करते हैं, किसी भी लॉ को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उसे हम डिक्लेरेटरी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोडिफाइंग मतलब लॉ बना दिया, डिक्लेरेटरी मतलब किसी लॉ को हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है रेमेडियल। रेमेडियल में क्या है, व्हेन दे अल्टर द कॉमन लॉ। कॉमन लॉ कौन सा लॉ होता है, कॉमन लॉ वो लॉ होता है जिसको जजेस बनाते हैं। तो अगर जजेस ने किसी लॉ को अल्टर कर दिया, व्हेन दे अल्टर द कॉमन लॉ और द जजेस स्टैट्यूटरी लॉ, अगर जजेस ने किसी लॉ को चेंज करा, अल्टर किया, तो उसे हम रेमेडियल कहते हैं। नेक्स्ट है अमेंडिंग। जब हमने किसी लॉ को चेंज कर दिया, अल्टर कर दिया, तो उसे हम कहते हैं अमेंडिंग। और नेक्स्ट है कंसोलिडेटिंग। तो कंसोलिडेटिंग में ये बताया, कंसोलिडेट जब हम जितने भी प्रीवियस जितने भी हमारे स्टैचूज़ और लॉ हैं उन सबको अगर हम मिला के एक लॉ बना देते हैं, तो उसे हम बिना किसी ऑल्टरेशन की एक लॉ बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंसोलिडेटिंग। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है अनेबलिंग। अनेबलिंग का मतलब ये है जब हम रिस्ट्रिक्शंस को हटा देते हैं, तो उसे हम अनेबलिंग कहते हैं। और डिसेबलिंग और रिस्ट्रेनिंग होता है जब हम रिस्ट्रिक्शंस को लगा देते हैं, तो उसे हम डिसेबलिंग कहते हैं। ठीक है, व्हेन दे रिस्ट्रेन द एलिगेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट है पीनल। पीनल का मतलब ये होता है जब हम किसी पेनल्टी लगा देते हैं, तो उसे हम पीनल कहते हैं। ठीक, तो गाइज़ हमारे कितने प्रकार के स्टैचूज़ होते हैं, 8 प्रकार के स्टैचूज़ होते हैं। तो कोडिफाइंग मतलब अनरिटन लॉ पे अगर हमने लॉ बना दिया तो कोडिफाइंग, किसी भी लॉ को हमने डिक्लेयर कर दिया मतलब कि एक्सप्लेन कर दिया, तो वो डिक्लेरेटरी हो गया। रेमेडियल मतलब कि अगर कॉमन लॉ को हमने अल्टर कर दिया, जजेस ने अल्टर कर दिया, तो रेमेडियल। अमेंडिंग मतलब किसी लॉ को हमने अल्टर कर दिया। कंसोलिडेटिंग मतलब कंसोलिडेटिंग सेवरल, जितने भी हमारे लॉज हैं उनको हमने एक बना दिया, कुछ लॉ को मिला के एक लॉ बना दिया, तो उसे हम कंसोलिडेटेड कहेंगे। अनेबलिंग मतलब कि अगर हमने रिस्ट्रिक्शंस को हटा दी तो अनेबलिंग। डिसेबलिंग मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन को ला दी तो मतलब डिसेबलिंग। और अगर हमने पेनल्टी लगा दी तो पीनल। नेक्स्ट करेंगे हम प्राइमरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स में आता है लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब ये गोल्डन रूल है। इसमें क्या बताया हुआ है, ये इंटरप्रिटेशन का पहला रूल है कि हमें किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, उसका पहला रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स यूज इन द इज़ टू बी इंटरप्रेटेड इन देयर नेचुरल, ग्रामेटिकल और ऑर्डिनरी मीनिंग। इसका मतलब ये है कि हमने अगर कोई भी वर्ड, फ्रेज या फिर सेंटेंस होगा तो हमने उसको उसी हिसाब से समझना है जिस हिसाब से मीनिंग होगा, जिस हिसाब से उसका नेचुरल मीनिंग निकल रहा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है वन शुड नॉट बी गिवन विच वुड मेक द अदर प्रोविज़न रिडंडेंट। हमने किसी भी लॉ को इस तरीके से नहीं समझना है जिससे उससे बाकी प्रोविज़न रिडंडेंट हो जाए। रिडंडेंट मतलब कि यूजलेस। इस तरीके से नहीं समझना है कि उसके जो बाकी प्रोविज़न्स हैं वो यूजलेस हो जाएं। और लिटरल कंस्ट्रक्शन में ये बताया हुआ है कि हम कोई भी अगर लॉ दिया होगा तो हम कभी भी ये नहीं प्रोज्यूम करेंगे कि इसमें लॉ मेकर की कोई गलती है, तो हम लॉ मेकर की गलती को प्रोज्यूम नहीं करेंगे। और जैसा लॉ है उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे और कोई भी वर्ड्स को हम अननेसेसरी यूज़ नहीं करेंगे। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर द इंटरप्रिटेशन इफ़ द मीनिंग इज़ कम्प्लीटली क्लियर एंड अनएम्बिगियस। कम्प्लीटली क्लियर, अगर हम किसी भी इंटरप्रिटेशन को पढ़ते हैं और उसके बाद उसका मतलब पूरा क्लियर है और उसमें कोई भी गलती नहीं होती है, तो फिर हम द इफेक्ट शैल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द स्टैचू। तो फिर उसको वैसा ही इफेक्ट मिलेगा जैसा उसका स्टैचू में लिखा हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे बी द कॉन्सिक्वेंस। और बाकी कॉन्सिक्वेंस को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है, नथिंग इज़ टू बी एडिड और टेकन फ्रॉम द स्टैचू अनलेस देयर इज़ ए एडुकेट ग्राउंड टू जस्टिफाई। हमने कोई भी वर्ड्स को हम ऐड या फिर रिलेट नहीं कर सकते हैं जब तक उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होगी। द लेजिस्लेचर इंटेंट इज समथिंग विच इज़, जब तक कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि लेजिस्लेचर जो है वो खुद से बोल रहा है कि वो लिखना भूल गया हुआ है, तो तब तक हम उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। ठीक है,
और यही है वन शुड नॉट प्रेज्यूम एनी ओमिशन। हम कोई भी ऐसा कुछ प्रेज्यूम नहीं करेंगे कि लॉ मेकर कुछ भूल गया हुआ है एंड देयर इज़ एनी स्टैचू। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है मिस्चीफ रूल। मिस्चीफ रूल और हिडन्स रूल, इसको क्या, ये क्यों आया था मिस्चीफ रूल और इसमें क्या बताया गया हुआ है। मिस्चीफ रूल का मतलब ये होता है कि मिस्चीफ रूल तब हम लगाएंगे जब किसी भी लॉ का दो मतलब निकल रहा हो, मतलब कोई भी सेंटेंस हो उसका दो मतलब निकल रहा हो, नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे दोनों मतलब निकल रहे हो, तो हम उस चीज़ को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, उसको हम इस तरीके से, इट इज़ अ रूल ऑफ द पर्पसिव कंस्ट्रक्शन बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस रूल ऑफ दिस स्टैचू इज़ टू सप्रेस द मिस्चीफ। पीछे लिखा हुआ है, पीछे पेज में, सप्रेस द मिस्चीफ एंड एडवांस द रेमेडी, मतलब कि इससे जो मिस्चीफ है मतलब कि जो तकलीफ़ है वो कम हो जाए और रेमेडी जो उसके उपाय हैं वो निकल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। इस रूल में हमको टोटल 4 चीज़ें बताई गई हुई हैं। तो पहला है व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग एन एक्ट। एक्ट आने से पहले कौन सा कॉमन लॉ था। व्हाट वाज द मिस्चीफ फॉर विच द प्रेजेंट स्टैचू वाज इनेक्टेड, व्हाट रेमेडी डिड द पार्लियामेंट सॉट हैड रिजॉल्व एंड टू क्योर द डिजीज ऑफ द कॉमनवेल्थ। मतलब कि कौन से ऐसे उपाय हैं जो कि इन्होंने पार्लियामेंट ने हमको नहीं बताए हुए हैं लॉ आने से पहले। और नेक्स्ट है द ट्रू रीज़न फॉर द रेमेडी द डिजीज़ ऑफ द कॉमन, कि पार्लियामेंट ने व्हाट द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी बताई और उसकी क्या ट्रू रीज़न, और उसकी कौन सी ट्रू रीज़न ऑफ रेमेडी और उसका कौन सा उपाय है, तो ये बताना है हमने। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या उपाय लाया और उसका क्या उपाय है, ये 4 चीज़ें बताई गई हुई हैं। इसकी यही चार बातें हैं। द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग एन, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग एन एक्ट, व्हाट वाज द मिस्चीफ एंड द डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, व्हाट रेमेडी डिड द पार्लियामेंट हैज रिजॉल्व्ड, और उसके बाद द ट्रू रीज़न फॉर द रेमेडी। ये 4 पॉइंट इसके हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो हिडन केस में लिखा हुआ है, हिडन केस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द वर्ड्स इन द क्वेश्चन आर एम्बिगस एंड आर अनरीजनेबल एंड कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, हिडन केस वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे एक सेंटेंस के एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है उट्रेस मैचेस वैलिड कॉम्पैरेट। तो फिर रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को मैंने अपनी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो यहाँ से पढ़ेंगे। स्टैचू मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड एंड सेंसिबल एंड रीजनेबली। स्टैचू मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड सेंसिबली एंड रीजनेबली। ठीक, एवरी वर्ड इन द स्टैचू मस्ट बी नेचुरल एंड फेयर मीनिंग। ठीक है, समझ में आ गया, ये दोनों पॉइंट इजी है। उसके बाद इट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन सच ए वे एज टू डाइवर्स इट फ्रॉम द कॉमन सेंस। उसको इस तरीके से नहीं इंटरप्रेट किया जाएगा कि जिसमें कोई कॉमन सेंस ही ना हो। इसका ये मतलब ये है कि जब रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, स्टैचू ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है, जब हम किसी लॉ को पढ़ते हैं तो फिर उसके पीछे जो उसकी इंटेंशन है वो समझने की कोशिश करो। तो इसलिए बताया गया हो, कोई भी लॉ को ऐसे मत समझो जिसमें कोई भी कॉमन सेंस ही ना हो। तो मेक इंटेंशन फिट इन द वर्ड्स एंड द एक्सप्रेशन कैन बी मॉडिफाई। वर्ड्स को फिट करने के लिए उसकी जो एक्सप्रेशन है, टू मेक इंटेंशन फिट, इंटेंशन को फिट करने के लिए वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इंटेंशन को फिट करने के लिए अगर वर्ड्स को मॉडिफाई करना पड़े तो कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है आल्सो इफ़ द लेटर ऑफ लॉ इज़ नॉट क्लियर इंटरप्रिटेशन बी डन अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ लॉ। अगर लेटर ऑफ लॉ क्लियर नहीं है तो फिर इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ उट्रेस मैचेस वैलिड कॉम्पैरेट में इतने पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट लग सकते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया, व्हेनेवर देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू और मोर सेक्शन वे विल इंटरप्रेट इन सच वे एज टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट कंट्रोडिक्शन एंड टू गिव द इफेक्ट बोथ ऑफ देम। मतलब कि अगर हमारे पास 2 लॉ हों और उसमें हमको कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए तो हमने उन दोनों लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि दोनों को इफेक्ट मिल जाए और कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन ना हो दोनों में। आल्सो द इंटरप्रिटेशन शुड बी मेड इन सच ए वे दैट द एक्ट शुड बी सर्व एज ए यूजफुल एक्ट एज ए होल शुड सर्व एज ए यूजफुल पर्पज़। मतलब कि पूरे एक्ट को ऐसा यूजफुल पर्पज़ मिल जाए, मतलब कि कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो दोनों लॉ में। अगर दोनों लॉ में कोई भी कन्फ्लिक्ट आ रहा हो तो फिर इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि कुछ भी कन्फ्लिक्ट ना हो। इसे हम कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट करेंगे रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ उट्रेस मैचेस वैलिड कॉम्पैरेट, इसमें वही हमने पढ़ा, स्टैचू मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड एज टू गिव द सेंसिबल मीनिंग टू द मेक प्रोविजन ऑफ द लॉ कैन नॉट बी सो इंटरप्टेड एज टू डाइवर्स इट entirely फ्रॉम द कॉमन सेंस। एक्ट शुड बी रिसीव and the natural and the fair meaning. If the letter of the law is not clear, the interpretation must be according to the purpose and the policy and the object and the spirit of law. जो भी अभी हमने इसके पहले समझा था वो ये है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम
नेक्स्ट है रूल ऑफ रिजनेबल कंस्ट्रक्शन। इसमें है सेम काइंड और द स्पीचेज इफ द जनरल वर्ड इज फॉलोड आफ्टर द स्पेसिफिक वर्ड सो इट विल बी ट्रीटेड एज द सेम मीनिंग ऑफ वर्ड। इसमें ये बताया गया है जैसे कभी भी लाइन में कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे और फिर उसके बाद हम उसको इसी तरीके से कुछ जनरल वर्ड दिए होंगे तो फिर हम आगे उसी को समझ लेंगे कि इसके आगे जो वर्ड होगा वो भी इसी टाइप का होगा। मतलब कि जैसे अगर मैंने बोला कि आई लाइक टैक्स अकाउंटिंग एंड कोई मैथ्स, ऐसे इसका मतलब ये है कि मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद है। तो फिर आगे मतलब कि हम समझ लेंगे कि आगे जितने भी हमको चीज़ें पसंद है वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें ही हैं। और अगर मैंने बोला आई लाइक जैसे मैंने बोला आई लाइक लॉ और GIGL तो मतलब कि थ्योरी सब्जेक्ट पसंद है तो मतलब कि आगे हम थ्योरी सब्जेक्ट मान लेंगे। मतलब कि जनरल वर्ड इज़ फॉलोड आफ्टर द स्पेसिफिक वर्ड। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है जैसे कि इंटरनल ऑडिट कैन बी डन बाय CA CS और एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन में कौन, डॉक्टर तो नहीं आएगा या फिर इंजीनियर तो नहीं आएगा, उसके जैसे ही सेम कैटेगरी का CA CS, उसके जैसे ही सेम कैटेगरी का पर्सन आएगा मतलब CMA आएगा। ठीक है, और इसमें ना ये 4 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट है स्टैचू मस्ट कंटेन एन एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। मतलब कि जितने भी स्टैचू उसमें सारे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मेंबर कॉन्स्टिट्यूट द क्लास ऑफ कैटेगरी। और जितने भी वो आइटम्स है मतलब कि जो जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वो एक क्लास बनाती है। जैसे कि 3-4 लाइन में 3-4 वर्ड्स बोल दिए मैंने, मतलब कि 3-4 चीज़ें बोल दी, वो सारी एक ही क्लास की हैं। तो मतलब कि हो गया कि वो एक क्लास बनाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है कैटेगरी नॉट एग्जॉस्टेड। नॉट एग्जॉस्टेड का मतलब है कि इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं कि अभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। देयर इज़ ए डिस्टिंक्ट जनरस विच कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ मोर देन वन स्पीसीज। मतलब इसका मतलब ये है कि तो जितने भी, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा स्पीसीज होंगे तो मतलब कि इस वर्ड्स में वो सारे वर्ड्स आएंगे जिसकी एक से ज़्यादा स्पीसीज होंगे। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्रेसियो योर अस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्ट्रस। इसका मतलब है द रूल मीन्स दैट द एक्सप्रेशन मेंशनिंग ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने कोई भी एक चीज़ एक्सप्रेसली मेंशन कर दी तो इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें को हम एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब कि एक चीज़ अगर हमने मेंशन कर दी, एक्सप्रेस कर दी, तो फिर बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कंटेम्प्रिया एक्सपोजिटो एक्स ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगी। इसका मतलब ये है कि वाइल इंटरप्रेटिंग द ओल्ड लॉ वे विल गिव द सेम मीनिंग टू द वर्ड्स विच दे हैड व्हेन लॉ वाज पास्ड। मतलब ये है कि अगर हम किसी भी ओल्ड लॉ को इंटरप्रेट करते हैं तो उसको इसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा सेम मीनिंग जब वो लॉ पास हुआ था। यानी कि अब उसको अलग मीनिंग दे देंगे। जब लॉ पास हुआ था उसका मीनिंग उस टाइम पे जो था उसका वही अभी भी मान के चलेंगे। इट मीन्स द लॉ मस्ट बी अंडरस्टूड इन द सेंस इन विच इट वाज अंडरस्टूड व्हेन इट वाज मेड। ठीक है, इसमें यही बताया हुआ किसी भी लॉ को उसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा जो उसका पहले मीनिंग था जब वो पास हुआ था। नेक्स्ट है नॉस्टेरोसॉसिस। नॉस्टेरोसॉसिस का ये मतलब होता है कि अगर दो वर्ड्स हैं दोनों का अलग अलग मीनिंग है और वो दोनों जब साथ में आ जाते हैं तो उनका मीनिंग एक दूसरे से डिराइव होगा। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी और होता है लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों का मतलब अलग अलग है पर वो दोनों साथ में यूज़ करे जाते हैं और उनका एक ही मतलब होता है। तो फिर उसके बाद इसमें लिखा हुआ द नॉस्टेरोसॉसिस डेट इट इज़ नॉन वाइज एसोसिएट्स। तो ये मतलब कि जो उसका पुराना जो उसके अगर दो वर्ड साथ में होंगे तो उसका एक दूसरे से मतलब लिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स मीनिंग ऑफ द वर्ड शुड बी नोन फ्रॉम इज एसोसिएट्स फ्रॉम इज अकम्पनिंग द और एसोसिएटिंग वर्ड्स। जो मतलब दो वर्ड्स होंगे वो दोनों साथ साथ में होंगे और उसका मतलब एक दूसरे से डिराइव किया जाएगा। और ये रूल तब नहीं अप्लाई होता, दिस रूल विल नॉट अप्लाई। अगर ये रूल तब अप्लाई नहीं होता अगर इनजस्टिस है या फिर अब्सर्डिटी है या फिर वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं या फिर सर्कमस्टांसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वेयर द वर्ड काज इनजस्टिस और अब्सर्डिटी, वेयर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आर बीइंग डेल्ट विद, वेयर द वर्ड्स आर यूज्ड इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन में ये बताया गया, स्ट्रिक्ट में ये बताया गया कभी हम वर्ड्स को ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि जैसे लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है उसी हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। ऊपर कभी कभी वर्ड्स जो होते हैं वो कम पड़ जाते हैं इंटेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए। मतलब कि वर्ड्स कम होते हैं पर उसका इंटेंशन सेटिस्फाई नहीं हो पाता, उस टाइम पर हम लिबरल कंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। तो लिबरल कंस्ट्रक्शन में ये बताया गया हुआ है। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन मीन्स द एक्ट आर
act are to be regarded as including anything which are not within their letter as well as their spirit, which not clearly as interpreted described in the words of the statute as well as manifestly intended. तो हम स्ट्रिक्ट में ये लिख देंगे, इंग्लिश में ये लिख देंगे, वाइल रीडिंग और इंटरप्रेटिंग एनी लॉ वी शुड नॉट गिविंग एनी मीनिंग विच इज़ नॉट इन द लेटर और इन ए स्पिरिट. ठीक है, ये स्ट्रिक्ट में लिख देंगे. और लिबरल कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे बट समटाइम्स वर्ड फेल शॉर्ट टू सेटिस्फाई द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. तो ये लिख देंगे लिबरल कंस्ट्रक्शन में. नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्रिजम्पशन. प्रिजम्पशन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को मान के चलते हैं, किसी फैक्ट या किसी चीज़ की बेस के ऊपर हम किसी चीज़ को मान के चलते हैं तो उसको हम प्रिजम्पशन कहते हैं. और अगर हम किसी बिना फैक्ट के बेसिस में मान के चलते हैं तो उसे हम अजम्पशन कहते हैं. तो प्रिजम्पशन में हम ये पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है इसका, डैट द वर्ड्स इन द स्टैचू आर यूज प्रिसाइसली एंड नॉट लूजली. इसका मतलब यह है कि लॉ में जितने भी वर्ड्स डाले गए हैं वो सोच समझ के ही डाले गए हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं डाला गया हुआ है. ठीक. और नेक्स्ट पॉइंट है द वेस्टेड राइट्स ऑफ द राइट. मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंट का मतलब यह है जितने भी जनता को राइट्स दिए गए हैं वो बिना भी कुछ बोले हुए वापस नहीं लिए जाएंगे, कुछ बोल के ही और उसको कुछ रीज़न दे के ही वापस लिए जाएंगे. नेक्स्ट है मेंस रिया ज़रूरी है किसी भी क्रिमिनल इंटेंशन के लिए, उसमें मेंस रिया का होना ज़रूरी है. नेक्स्ट है सरकार किसी भी लॉ से इफेक्टेड नहीं होगी जब तक स्पेसिफिकली बोला ना जाए. नेक्स्ट स्टैचू जो है वो किसी भी इंटरनेशनल लॉ से इनकन्सिस्टेंट नहीं है, मतलब कि हमारा भारत का लॉ किसी भी फॉरेन लॉ से इनकन्सिस्टेंट नहीं है. नेक्स्ट लेजिस्लेचर को पता है स्टेट ऑफ लॉ की, लेजिस्लेचर जानता है कि स्टेट ऑफ लॉ क्या है. नेक्स्ट है लेजिस्लेचर लॉ में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा जब तक एक्सप्रेसली बताए ना. नेक्स्ट है लेजिस्लेचर को वो पता है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कैसे काम करते हैं. नेक्स्ट है लेजिस्लेचर के पास सारे पावर्स हैं अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए. हम ये प्रेज्यूम करेंगे कि लेजिस्लेचर ने कोई मिस्टेक नहीं की हुई है. नेक्स्ट है लॉ आपसे कोई भी ऐसा काम नहीं कराएगा जो कि फ्रूटलेस हो, मतलब कि जिसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है. और हमेशा हम ये मान के चलेंगे कि हर एक लॉ में नेचुरल जस्टिस है, यानी कि जो जज है वो इंडिपेंडेंट है, वो दोनों पार्टी की सुन के ही डिसीजन लेगा बिना कि किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि कोई उस पर पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है. और जज जो है वो बिना किसी पार्टी को ध्यान में रखते हुए वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन देगा. इसमें ये बताया गया, ये हम प्रिज्यूम करके चलेंगे. तो ये सारी प्रिजम्पशन है, इसमें से कोई 8 पॉइंट कर सकते हैं. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़ में हमने इतना समझ लिया. बाकी इसके आगे है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेट ऑफ इंटरप्रिटेशन. ये कॉपी में लिखा हूँ मैंने शॉर्ट नोट्स में, वहाँ से रिवाइज कर लेना है. और हाँ, और उसके आगे ये वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट ईजी लैंग्वेज में, यहाँ से ये लर्न कर लेना ईजी है. तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया. बाय बाय गाइस.